हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। यस, आज है आप लोगों के करीब 10 दिन आप लोगों के बचे हैं एग्जामिनेशन के। तो आखिरी के 10 दिन में क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए कि आप तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन कई बार तैयारी के बाद भी असफलता हाथ में लगती है, तो उस चीज से आप बच सकें और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ऐसी कोई बातें नहीं करने वाला हूं कि हाँ ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, नींद त्याग दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो कि अगर आप सोचो तो एक खिलाड़ी भी अपने जीवन में कोई बड़ा खेल जब खेलने जाता है तो वो इन चीजों को, इन नियमों को परस्पर याद रखता है। तो मैं ऐसी ही कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के 6 महीने, मैं करीब करीब मानता हूँ कि 6 महीने के से आप लोग तैयार कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए। किसी की तैयारी पूरी हो गई होगी, कोई रिवीजन कर रहा है, किसी की तैयारी पूरी नहीं हुई होगी, तो वो क्या करना है, कैसे करना है। तो इन 10 दिनों की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इन 10 दिनों में आपको करना क्या चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है इनमें से बहुत सारी बातें बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं, लेकिन कई बार बच्चों को ये चीजें रिमाइंड नहीं होती हैं और वो गलती कर जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना भाई एक बार बच्चों को रिकॉल करवा दिया जाए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। चलिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछूंगा, वो ये कि क्या आपकी तैयारी हो चुकी है, क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो दो तरीके के जवाब मेरे सामने तुरंत आ जाएंगे कि सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, यस, या फिर आ जाएगा बेटा नो, है ना। तो जो बच्चा यस की तरफ जा रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो यहां से यस वाले बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो सर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट चालू है, बिल्कुल चालू है। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने से जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो रही है वो भी आप कर ही रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, ये सारी चीजें आप लोगों की कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि ये जो आखिरी के 10 दिन में है ना, ये तो आप कर ही रहे हो। ये मैथ्स और जीएटी के लिए मैं मिला जुला कर बोलूंगा, लेकिन जहां पर आप लोगों को मैथ्स को लेकर स्पेसिफिकली बात करनी होगी तो मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूंगा। ये मॉक टेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैथ्स और जीएटी दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो सबसे पहले अपने जीवन में क्या करें, वो जितना समय अपना रिवीजन में या मॉक टेस्ट में दे रहे हैं उसमें से 1 घंटा निकाले बेटा। उस 1 घंटे में क्या करें, उस 1 घंटे में आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, आप लोगों को अपने दिमाग को शांत करने की तरफ ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये वो समय होता है जहां पर आप लोगों को अपने ऊपर डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मुझसे होगा, नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मैं चीजें भूल जा रहा हूं। तो यहां पर आपको अपने शांति के लिए काम करना है। तो मैं यहां पर मेडिटेशन के लिए कंपलसरी नहीं बोल रहा कि मेडिटेशन ही करो, नहीं। अगर आप 1 घंटा, कोई चाहे तो आधा घंटा कर सकता है, कोई चाहे जिसको लग रहा है कि सर मेरे को नहीं, मेरे को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, तो वो 15 मिनट करे, लेकिन करे। इसे कहते हैं गहन चिंतन करना, यानी अपने आप से थोड़ी देर के लिए बातें करो। कोई आपको पागल नहीं बोलेगा जब तक आप बड़बड़ाओगे नहीं, अपने मन में बातें करो, ठीक है। मन में बातें करो कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं क्या वो इनफ है, क्या मेरी तैयारी में उतनी सच्चाई है जितना सच्चा मैं अपने ड्रीम को मानता हूं कि मुझे एनडीए क्रैक करके एक ऑफिसर बनना है। अगर ये सच्चाई आपको अपने ही अंदर जवाब देना शुरू करेगी तो बेटा ये आपके घबराहट को कम करेगी, जो कि आपको स्ट्रेस देता है, आपको आपको डर पैदा करता है, आपको अपने जो सेल्फ डाउट आते हैं उन डाउट से आप लोग बचोगे। तो ये वाली चीज जरूर करना बेटा कि आप अपने जीवन में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो क्या वो एफर्ट्स सच्चे हैं, क्या वो एफर्ट्स काफी हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो काफी नहीं है, तो आप अपने आप से उन 15 मिनट में, उस आधे घंटे में, उस 1 घंटे में बात करो कि मैं क्या ऐसा और कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। हालांकि 10 दिन के अंदर अंदर कोई जीवन बदलने लायक चीज एकदम से नहीं हो पाएगी, लेकिन ये बात याद रखना ये उनके लिए इफेक्टिव है जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन चालू है, लेकिन स्टिल वो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, डर लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वो एक बार
मेरी बात मानकर एक बार अपने जीवन में इस चीज को इन 10 दिनों में लगातार करो, अपने डेली रूटीन में से 15 मिनट चुराओ। मैं 1 घंटा कह रहा हूं कि अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा है तो वो शायद से 1 घंटा करके ऐसे करके देखे, लेकिन मैं इसे, चलो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के समय की वैल्यू करते हुए मैं से 15 मिनट कह रहा हूं कि आप अपने आप से जरूर बातें करें। ये आपको बहुत फायदा देगा बेटा, अपने आप से बातें जरूर करें। मैं लिख भी देता हूं, खुद से बातें करें। किस बारे में बातें करें? कि आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो तो वो क्या काफी है या फिर वो कितने सच्चे हैं, खुद से बातें करें। ठीक है, ये चीज जरूर करें। बाकी टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम जितना भी है, रेस्ट बेटा प्रिपरेशन, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी चीज है बेटा, इस प्रिपरेशन को आपको आखिरी मिनट तक नहीं रोकना है। मतलब अगर 1 सितंबर को पेपर हो रहा है तो सर जी 1 सितंबर से पहले 31 अगस्त आएगी, मुझे तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। उसके वैराइटीज होते हैं जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। अच्छा, अब जवाब आता है कि सर जी हमारे लिए बताइए कि तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो देखो बेटा, अब आखिरी के टाइम में तो कोई ऐसा फिर से वही बोलूंगा, वरदान तो आपको देकर नहीं जाएगा कि विजयी भव और तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिन बच्चों का जवाब आया है नो, वो क्या करें बेटा? वो वन शॉट लेक्चर्स से रिवीजन करें, वन शॉट लेक्चर्स के रिवीजन करें। ठीक है, ये वन शॉट लेक्चर्स का रिवीजन आप लोगों को कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। इन वन शॉट लेक्चर्स के साथ आपको कौन कौन से चैप्टर देखने हैं वो मैं बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। मेरा मानना है कि आप ट्रिगो की तरफ जाइए, प्रोबेबिलिटी की तरफ जाइए, पीएनसी की तरफ जाइए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ जाइए, आप बेटा स्टैट्स की तरफ जाइए। ठीक है, आप बेटा स्टैट्स की तरफ चले गए। अच्छा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ चले गए, आप सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ गए। ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिक हो गया, प्रॉप, पीएनसी, स्टैट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं एक बार देख लेता हूं, मैंने कहीं तो लिस्ट बनाई थी, हाँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हमारा रह जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बेटा, इन वाले चैप्टर्स को तो आप ऐसे घोट के पी लो वन शॉट लेक्चर से कि इसमें से कोई भी सवाल ना छूटे। ये आपको आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा, आपको सेफ स्कोर लेगा। प्लस इन्हीं के साथ आपको क्या करना है, प्लस इन्हीं के साथ इनके कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुबह शाम करते रहो। 10 साल के पीवाईक्यूज सुबह शाम करते रहो बेटा, ये दवाई की तरह ले लो। देखो डेफिनेटली 10 दिन के अंदर आपको ये वाला कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि मैं कट ऑफ तो निकाल ही सकता हूं। मैं ये इन बच्चों में मैं कह रहा हूं कि ये 200 पार भी ले सकते हैं अगर ये ईमानदारी से ये चीज कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नो की तरफ जा रहे हैं मैं उन्हें कह रहा हूं कि बेटा वो कम से कम कट ऑफ तो निकाल ही सकते हैं। इसमें आप लोग बेटा और की भी क्या जोड़ सकते हो, अगर आपके मन है, हिम्मत है, तो आप इसमें प्लस क्या क्या जोड़ सकते हो, आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी जोड़ सकते हो, काफी अच्छा खासा वेटेज इसमें मिल जाता है। ठीक है, आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ और क्या जोड़ सकते हो बाबू, इसमें आप जोड़ सकते हो वेक्टर 3D जोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, वेक्टर 3D जोड़ सकते हो। तो ये सब बहुत ज्यादा वेटेज के साथ आप लोगों को पूछा जाएगा। इनके 10-10 साल के पीवाईक्यूज कर लो, डेफिनेटली बेटा क्वेश्चन इनमें से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात जो हमें समझ में आ गई कि ये नो वाले बच्चों के लिए, जो जनरली मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद, मैं ये कहूंगा कि बेटा अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कृपया करके अपने आप को घबराएं ना, इस बार का अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन ईमानदारी से 2025 के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन 2024 में ही अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मैं इस बार के लिए मैक्सिमम एफर्ट देना चाहता हूं, तो ये वाली चीजों को फॉलो कीजिए, देखिए आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन यस वाले बच्चे बिल्कुल ना भूलें कि आपको अपने आप को संभाल कर रखना है। ठीक है, ये बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी घबराहट, जब भी डर आपके मन में आता है तो डेफिनेटली चीजें बिगड़ जाती हैं। इमोशंस पे कंट्रोल जब नहीं होता है तो आपका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर रहा होता है जिस लेवल पर आप एक्चुअली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। राइट, चलिए नेक्स्ट बात अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो अगला सवाल आता है, क्या है जरूरी इस वक्त, क्या एकदम पागलों की तरह पढ़ते रहना ही जरूरी है, क्या सिर्फ मैथ्स पढ़ना जरूरी है, क्या सिर्फ सिलेबस को कवर करना ही जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं बेटा, मैं फिर से यहां पर बात कर रहा हूं। देखो वक्त इतना बचा हुआ है जिसमें हर चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितना आपने प्रिपेयर किया है उसी को रिवाइज करो, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसे 1000 बार प्रैक्टिस किया गया है।
मुझे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसे एक बार प्रैक्टिस किया गया है। समझ रहे हो? तो जो चीज आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके हो उसी को रिवाइज करो, क्योंकि जब भी उससे रिलेटेड सवाल आएगा तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर आप कोई चीज को सिर्फ एक बार पढ़कर चले जाते हो तो बेटा पुराना जो आपने पढ़ा हुआ था वो भी रिवाइज नहीं किया, और नया तो आपने एक ही बार पढ़ा था, तो वो तो भगवान भरोसे है कि आएगा नहीं आएगा। बहुत सीधी सी बात मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो रिवाइज जरूर करते रहना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जो पहला स्टेप मुझे ये लगता है कि आपको रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ये रिवीजन के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से अगर मैं सबसे पहला वाला बोलूं तो सबसे पहला तरीका क्या होता है सर जी? नोट्स जो कि आप लोगों ने बनाए हैं या फिर मेरे नोट्स आप लोगों ने फॉलो किए हों। दूसरा तरीका होता है बेटा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और तीसरा बेटा आप लोगों के पास होते हैं डीपीपीस, जो कि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाती हैं क्लास के खत्म होने के बाद, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज, ये आप डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज इनकी मदद से आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये मेथड जरूर 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 फॉलो करें। अच्छा, दूसरे लेवल पे रिवीजन तो करना ही है सर, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मैंने कहा था ना बहुत सारी बातें तो एकदम नॉर्मल सी बातें। दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैं बार बार बताऊंगा, मैथ्स एक क्वालिफाइड सब्जेक्ट है। मैथ्स को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है, क्वालिफाई। अब ये क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए बेटा? वैसे तो 25% होता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं आप लोग बेटा 33% के लिए टारगेट करो। 33% यानी 300 में से 100 मार्क्स। सर जी मगर AIR1 की बात करें तो उसके तो 140 150 आते हैं, आप तो हमें सिर्फ 100% लाने के लिए बात कर, 100 मार्क्स, 300 में से 100 मार्क्स लाने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं बेटा मैथ्स क्वालिफाई कर लेने से आपका GAT का पेपर चेक होगा। अगर मैथ्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कि 25% है, समझ रहे हो मेरी बात? 300 का 25% होता है 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स भी नहीं ला रहे हो तो आपका GAT का पेपर चेक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई 75 मार्क्स लाने के बाद GAT में तुम इतना स्कोर पता नहीं कर पाओगे जिससे तुम कट ऑफ क्लियर कर सको पूरी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स को क्वालिफाई करो, लेकिन इतने सेफ स्कोर से करो कि कम से कम आप GAT में उतना स्कोर तो बिल्ड कर सको। तो आप, मैं मैथ्स को कह रहा हूं कि अगर आपसे मैथ से डर लग रहा है तो साइड करो ना यार। आपको क्या करना है, इसकी जगह पे GAT पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप मैथ्स को क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आता है GAT, जो हर सवाल पर बेटा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का देता है सर? 4 मार्क्स का देता है, जबकि हमें मैथ्स का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का देता है। तो मेरा मानना यह है कि अपना स्कोर बिल्ड यहां से करो बेटा, अपना स्कोर बिल्ड यहां से करो, क्योंकि ये आपको बहुत बढ़िया स्कोर बनाकर देगा। जो हमेशा से मेरा मानना है कि GAT आपको स्कोर बढ़ाकर देगा। मैथ से एवं ही बच्चे डराते हैं यार, एवं ही बच्चे डरते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैथ्स से ज्यादा GAT पर ध्यान देना है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब GAT के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करने का जो सही तरीका वो ये है कि जब भी आप कोई GAT का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो तो हर बार उसको लिखकर पूरा कॉन्सेप्ट मत लिखो, उसको की पॉइंट्स में या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। बिकॉज जब आप उनको बुलेट पॉइंट्स में बार बार लिखते हो तो आपकी रिकॉल करने की क्षमता बढ़ती है, और आप UPSC को बहुत अच्छे से जानते हो। मैं जितना नहीं जानता उससे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आप उस टाइम वो एग्जाम दे रहे होते हो। तो UPSC आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता है, वो आपको घुमाकर पूछता है। तो जितनी ज्यादा रिकॉल करने की शक्ति होगी उतनी ही ज्यादा UPSC के फंसाए हुए कॉन्सेप्ट्स के बीच में से आप आंसर को निकाल के ला सकते हो। तो रिवाइज करने के सही मेथड पर भी ध्यान दीजिएगा बेटा। हर बार जब भी GAT का कोई भी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे हो तो की पॉइंट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स बनाओ। सारा कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं, बुलेट पॉइंट्स लिखाओ, और बुलेट पॉइंट्स भी ऐसे बनाओ कि आप बहुत साफ साफ राइटिंग में नहीं, एकदम रद्दी राइटिंग निकाल लो। क्यों? क्योंकि समय थोड़ी ना लगाना है, अब तो मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। नोट्स आपने बना लिए, लेकिन whenever you revise the concept रद्दी राइटिंग निकालो एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना UPSC जब भी घुमाकर सवाल पूछेगा तो आप उसमें से आंसर को कंक्लूड कर सको। इतनी रिवीजन के लिए आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है जो हमारे बात समझ में आती है कि अगर किसी वजह से बच्चे को डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है भाई, बहुत स्वाभाविक बात है। आपने इतनी मेहनत करी है, आपने अपना सब कुछ दे दिया, आपने इतनी इतनी सारी पढ़ाई करी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई करी, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन बेटा सच्चाई को हमेशा याद रखना
कि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में किसी ना किसी की जीत होती है तो किसी ना किसी की हार होती है। आपका काम है सिर्फ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपना बेस्ट परफॉर्म करना, बाकी रिजल्ट बेटा ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो ऊपर वाला भी आपकी मेहनत के ऊपर सच्चाई बरतेगा और आपको वो चीज देगा जिसके आप सच में हकदार हो। लेकिन अगर आपने अपने आप से जरा सी भी वो करी है, चोरी करी है, अपने आप से झूठ बोला है कि हाँ अरे मैंने तो इतना ही छोड़ करके छोड़ दिया, मेरे से और नहीं हुआ, तो क्या पता ये बात शायद किसी और को नहीं पता चल रहा हो, सिर्फ आपको पता हो। लेकिन याद रखना, आपके अंतर मन को पता है और परमात्मा को पता है। तो जब आप अपने आप से झूठ बोलते हो तो बेटा चाहे किसी और को पता चले ना चले, एक को तो पता चल ही जाता है, तो वो भी आपको उसी हिसाब से बेटा आपको फल देता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो बस परफॉर्म करने के ऊपर ध्यान दो। ये जो घबराहट है इसको हावी मत होने दो। अगर डर लग भी रहा है तो बेटा क्या करना है, मेरे बात ध्यान से सुनना। वही वाली बात आ जाती है, डरना स्वाभाविक है लेकिन हावी नहीं होने देना है। तो हावी अगर नहीं होने देना है तो क्या ध्यान रखना है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि मोस्टली बच्चे गलती करते हैं और ये गलती उनके साथ बहुत स्वाभाविक है। अगर ये आपके साथ भी कभी हुआ है तो जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। वो क्या है? तबीयत का ध्यान ना रखना, ठीक है। हेल्थ, एक तो ये हेल्थ का और दूसरा बेटा डाइट का, तीसरा बेटा स्लीपिंग प्रैक्टिस। ये तीन चीजें जो हैं वो बच्चा पढ़ाई करते करते एकदम भुला देता है। मैं कहता हूं कि बेटा भूल गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही भूल जाना गलत बात है। मैं कहता हूं अभी तक आपने बिल्कुल नींद को साइड कर दिया, आपने खाने पीने को साइड कर दिया, आपने अपने हेल्थ को ध्यान में रखना बंद कर दिया। आप बुखार में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप भूखे पेट पढ़ाई कर रहे हो ताकि नींद ना आए, आप नींद छोड़कर पढ़ाई कर रहे हो। मैं सल्यूट करता हूं बेटा इस जज्बे पर, लेकिन अब नहीं। आखिरी के 10 दिन में आपको बेटा इन सब पर ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो आपके पेपर में परफॉर्मेंस गिर जाएगी। हेल्थ, अगर मान लो बेटा आपको जरा सा भी जुकाम हो गया, आपका दिमाग हो जाएगा ब्लॉक, और जैसे ही दिमाग होगा ब्लॉक बेटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे, आर्टिकल याद नहीं आएंगे, इकोनॉमिक्स में कौन से फंडे थे वो याद नहीं आएंगे, इंग्लिश के रूल भूल जाओगे भाई, और क्या बताऊं मैं तुमको, है ना। हेल्थ पे प्राइम ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा ठंडी में मत रहिए, बहुत ज्यादा गर्मी में मत रहिए, या फिर ऐसा ठंडा पानी पीने का बहुत शौक होता है, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खाने का शौक होता है जिससे पेट खराब हो जाता है, या फिर कुछ भी एनीथिंग XYZ कुछ भी हो, इन प्रिकॉशंस को ध्यान दीजिए कि आपको बस ये 10 दिन अपने आप को संभाल के रखना है। उसके बाद भाई तुम्हें छोले भटूरे खाने तुम छोले भटूरे खाओ, तुम्हें सड़े हुए मोमोज खाने तुम सड़े हुए मोमोज खाओ, जो खाना है वो खाओ। लेकिन इन 10 दिनों में अपने शरीर पर थोड़ा सा रहम खाइएगा और अपने आप को मनाइए कि हाँ मुझे इतने दिन मैंने अब अपने आप को रोक लिया है, तो 10 दिन मैं थोड़ा और ध्यान रख लेता हूं, क्या पता मुझे जो चाहिए वो मेरे हाथ में आ जाए। दूसरी चीज जो डाइट है बेटा, डाइट में बच्चा जो है ना, खाना पीना भूलने के साथ साथ वो जो मिलता है वो खा लेता है। मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सुबह के टाइम बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए। मैं जानता हूं हर किसी की फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती है वो सेम नहीं होती है, लेकिन बेटा प्रोटीन जो कि दाल में मिल जाता है, ठीक है, कार्ब्स जो कि आपको रोटी में मिल जाते हैं, विटामिन वगैरह जो है वो आपको सब्जी में मिल जाते हैं, तो क्या सही खाने का चुनाव आप नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसा खाए तन वैसा होए मन, है ना। जैसा आप खाओगे वैसा आप सोच पाओगे, वैसा ही आपका दिमाग काम करेगा। तो सुबह के टाइम कोशिश करो कि आप बैलेंस डाइट लो जिसमें आपको कार्ब्स प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिले। दोपहर के समय आप थोड़ा हल्का डाइट लो, लेकिन हाँ उसमें भी प्रोटीन्स वगैरह रहें। लेकिन रात के टाइम पे अगर आप चाहो तो 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले थोड़ा सा खाना खा के देर में सोने जाओ, ताकि खाना जो है वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब खाना अपच होता है यानी खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है और वो होता है आलस।
बहुत बुरे फॉर्म में आलस आता है और वो आलस आपको नेगेटिवली धक्का देगा बेटा। कैसे? आप पढ़ने में मन नहीं होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो ये सब चीजों से बचना है, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। सुबह बहुत अच्छा खाना खाइए, दोपहर को थोड़ा मीडियम का डाइट खाइए, और रात के टाइम एकदम जैसे कहते हैं ना, भिखारी को जैसे एक रोटी नसीब होती है, ऐसे खाना खाइए कि आपको बस एक रोटी नसीब में आ जाए, तो वो रोटी खाकर आप अपना पढ़ाई पर लग जाइए। और सही समय पर सोने भी जाना है, क्योंकि स्लीपिंग प्रैक्टिस जो है, मुझे मानता हूं मैं ये मतलब बहुत श्योरली कॉन्फिडेंटली मैं ये बात मानता हूं कि जिन बच्चों ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, वो रात रात भर अपनी सोना छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस वजह से क्या होगा, उनका स्लीप साइकिल जो है वो खराब हो गया होगा। कभी नींद आ रही है, कभी उठ रहे हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बेटा 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी स्लीपिंग साइकिल को बहुत अच्छा कीजिए, सही कीजिए, वापस ट्रैक पर लेकर आइए, और कुछ इस तरीके से ट्रैक पर लेकर आइए कि एग्जाम से पहले आप एकदम फ्रेश हों। फ्रेश उठें, एकदम फ्रेश होकर आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, कोई आलस नहीं, कोई नींद नहीं, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें मिलाकर आपको वो एग्जाम का जो दिन होता है, जिसे हम शोडाउन कहते हैं, उस शोडाउन में आपको अगर इनमें से कोई भी चीज अगर नेगेटिवली एडवर्स इफेक्ट आपको देकर गई, तो आप जीवन भर पछताओगे कि मैंने 6 महीने मेहनत तो बहुत करी थी, लेकिन एक छोटी सी बारीक सी चूक की वजह से मैंने ये गलती करके अपने हाथ से ये मौका गवा दिया। तो बेटा मेरी बातें बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें मैंने एक साथ रखा है सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेटा आई गेस आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा। और 10 दिन के अंदर कोई जादू नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए आपने जितनी भी तैयारी करी है, आप उस लेवल का परफॉर्म कर पाओ, इस बात पर मैंने आपका फोकस डाला है। ना कि मैं ये कह रहा हूं कि जितना प्रिपेयर करो उससे ज्यादा प्रिपेयर कर लोगे, ऐसी कोई छड़ी नहीं घुमाइए बेटा, ऐसी कोई छड़ी नहीं घुमाइए। जितना प्रिपेयर किया है उतना परफॉर्म कर पाओ, उस बात पर मैंने ध्यान दिलाया है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्म करें, बेस्ट एफर्ट लगाकर बेस्ट आउटपुट लेकर आए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि हाँ, एग्जाम से पहले पहले शायद मैं फिर से कोई मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आऊं, लेकिन अभी के लिए इतना ही था। जय हिंद।